हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बाय द वे, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। एंड टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर ऑसिलेशन। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, ये एक अच्छा खासा डेरिवेशन है, सिंपल और इजी डेरिवेशन है। ये पूरा एक साथ भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये अलग अलग भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, पूरा एक साथ आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, और अलग अलग क्वेश्चंस अगर आता है तो 2-2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हमको एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन परफॉर्म करना है। और इसके बाद लेक्चर में हम उसकी अलग अलग कंडीशंस भी देखेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आप क्वेश्चन को प्रॉपर उस वक्त समझ पाओगे जब पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। फिर क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी घुमा के आएगा, आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, पूरा के पूरा एक साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, बट ज़्यादा करके अलग अलग क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, इस डेरिवेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको याद रहना चाहिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या सॉल्व किया था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको याद होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको याद है, डेरिवेशन इजीली पूरा हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन परफॉर्म करते हुए बीच में जो भी फॉर्मूला आएगा या जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप यहाँ पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं, यानी एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अगला स्टेप, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बेसिक फार्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला आपको मालूम है क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डी वी अपॉन डी टी। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और बच्चों, आपको वेलोसिटी का भी फॉर्मूला मालूम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इट इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इट इज अ एक्सेलरेशन। तो ये v का वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये v का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। इस v की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा आता है d इंटू डी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आपको मिल गया, a का वैल्यू हमको मिल गया। अब इस a की वैल्यू को, यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह पर a पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, a, और आपको मिल गया एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हैं बच्चों, कितना सिंपल है, कितना इजी है, एक्सेलरेशन का डेरिवेशन आ गया। तो पहले तो मैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बैक टू बैक सॉल्व करता हूं। ठीक है, फिर हम इसके बाद के लेक्चर में एक्सेलरेशन का कंडीशन देखेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, उसका कंडीशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ देखेंगे। उसके लिए आपको ये आंसर याद रहना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का हमारा क्या फॉर्मूला आया है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब एक्सेलरेशन हो गया, अब वेलोसिटी का डेरिवेशन देखते हैं। तो बच्चों, वेलोसिटी का डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी,
वेलोसिटी का डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा derive the expression for acceleration या derive the expression for velocity या derive the expression for displacement by using differential equation, ऐसा एग्जाम में लिख के आएगा by using differential equation। तो हम differential equation का यूज यहाँ पर भी करेंगे, यहीं से उठाएंगे। तो क्या है differential equation आपको मालूम है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके वेलोसिटी का डेरिवेशन लेके आते हैं, ध्यान दो बच्चों। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो आपको मालूम है ना। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं डी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ब्रेक करके इसको लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप लिख सकते हैं ना ऐसा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर फिर से हो जाएगा। ओके, बोले सर वही तो कर रहे जो यहाँ किए थे, नहीं थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। अब बताओ कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने देखा वेलोसिटी, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया बच्चों d अपॉन डी टी, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के बदले आपने क्या लिख दिया, वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों अब यहाँ पर साइक्लिक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप ध्यान दो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय डी एक्स। अगले स्टेप में इस इक्वेशन को मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ साइक्लिक डेरिवेटिव के फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। देखा आपने क्या किया, हमने डी एक्स से डिवाइड किया और डी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, बाकी डी वी और डी टी वहीं पर है, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, फिर से एक बार हमको फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ v हमको पुट करना है, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। अब बच्चों अगले स्टेप में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, वहाँ पर डी एक्स को उठा के वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, v को मैं पहला लिख देता हूँ, ये देखो, तो मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी वी, वी को मैंने पहले लिख दिया, डी वी को बाद में, एंड विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया इंटू डी एक्स। ओके, तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बस अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेंगे हम, we can write v into dv which is equal to minus omega square goes outside integration of x into dx। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, x रेज टू n इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये x रेज टू n है, अगर यहाँ पर x रेज टू 1 होता तो x रेज टू 1 इंटू डी एक्स होता, तो आप क्या लिखते, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ऐसा हो जाता ये। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सामने हमेशा लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पर रहने दिया फॉर्मूला। ओके, इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, अब आगे लिख लेना फॉर्मूला, और अब यहाँ पर दोनों जगह हम लोग इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला
x रेस टू n इंटू डी एक्स, तो v रेस टू 1 इंटू डी वी क्या हो जाएगा, v रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इट इज अ v स्क्वायर अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो है इसको रहने दो, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि बोले सर फॉर्मूले में x रेस टू n इंटू डी एक्स है, तो आपने फॉर्मूला लिखे x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो जब यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर c नहीं लिखा, खाली एक जगह c, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ 11th में भी आपने चैप्टर इंटीग्रेशन देखा होगा कि आप कितने भी मरतबा इंटीग्रेशन करो, कितनी भी बार इंटीग्रेशन करो, बट एक कांस्टेंट एक ही बार लिखा जाता है, वो भी लास्ट में, ठीक है। तो हर बार आपको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटायर इक्वेशन, ये कांस्टेंट इसके लिए भी है, ये कांस्टेंट इसके लिए भी है, इसीलिए हमको बार बार कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों चलो अभी हमको ये वैल्यू जो मिला है, ये मिल गया हमको वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, फॉर्मेट पे जरा लिख लेता हूँ इसको, वी स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसको हम एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखो एक्सेलरेशन तो यहां पर हो चुका है, बट वेलोसिटी का डेरिवेशन अभी चल रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते, अब हमको यहां पर c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, c का वैल्यू। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे, यानी ये इक्वेशन में से कुछ ना कुछ वैल्यू जीरो करना पड़ेगा, तो हमको जाके c का वैल्यू मिलेगा। तो उसके लिए मैं ऑसिलेशन में जब एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसके एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन में पुट करूंगा, तो ये एक्सेलरेशन का पार्ट मैंने मिटा दिया, ठीक है। ओके, और यहाँ एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं कंडीशन भी पुट करूंगा। ये देखो बच्चों, आप जानते हैं ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट जब करता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और ये होता है मीन पोजीशन, ठीक है। ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। तो बच्चों जब पेंडुलम मीन पोजीशन पर होता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, और जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ध्यान देना ये बात को, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, जब बीच में होगा यानी मीन पोजीशन पे तो सबसे फास्ट होगा, बहुत तेजी के साथ, और लेकिन जैसे ही वो कोने पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, उस टाइम उसकी वेलोसिटी फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन मीन पोजीशन से जो उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम हो जाएगा। यानी पेंडुलम अगर, ये बात ध्यान में रखना क्योंकि अब आगे जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं कि एक पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है, अगर वो मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, अगर पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, यानी x इज इक्वल टू a आप बोल सकते हैं। a मतलब फुल एम्पलीट्यूड। बोले सर a, अरे इसी ऑसिलेशन को अगर हम साइन वेव के ग्राफ में प्लॉट करेंगे, साइन वेव का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन होता है, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन यानी फुल एम्पलीट्यूड, तो x इज इक्वल टू हम a बोल सकते हैं। तो बच्चों मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है और जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो उस वक्त वो सबसे फास्ट होता है, और जब वो कोने पे जाता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अच्छा, और एक बात ध्यान देना, मैं एक साथ बता दे रहा हूं सारी बात क्योंकि हमको डेरिवेशन में यूज होगी। और जब अगर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तब एक्सेलरेशन होगा जीरो, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो बच्चों ध्यान देना, कुछ मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया यहाँ पर, इस बात को समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएंगे। जब एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा
पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया मतलब कोने पे गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। यानी हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू a, मतलब फुल एम्पलीट्यूड, फुल एम्पलीट्यूड, ठीक है। और बच्चों अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे हो गया। बच्चों देखो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब जब वो कोने पे गया, रुक गया, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। पेंडुलम जब एक कोने पे गया उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो गई ना। अब बढ़ेगी ना, तो अब बढ़ेगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 बढ़ रही। अच्छा जितना बढ़ना था, पेंडुलम जब बीच में आया तो जितना बढ़ना था बढ़ चुकी, अब उससे ज़्यादा बढ़ेगी क्या, नहीं। जितना पावर था उसने यूटिलाइज कर लिया, तो जितना एक्सेलरेशन उसको लेना था वो ले चुका। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। यानी अब इससे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, जितना बढ़ना था बढ़ चुकी, उसकी वेलोसिटी बढ़ने का पावर खत्म हो गया। जब वेलोसिटी के बढ़ने का पावर खत्म हो गया मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। जब उसकी वेलोसिटी जीरो थी, अभी एकदम जीरो थी ना, मतलब अभी उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी अभी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन। तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वेलोसिटी जीरो है, मतलब अभी वो अपनी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना तो डेरिवेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। मुझे अभी यहाँ पर c का वैल्यू मालूम करना है, तो c का वैल्यू मालूम करने के लिए बच्चों मैं एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन में पुट करता हूँ, ध्यान देना। मैं बोलता हूँ एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हुआ आपने देखा, ये देखो पेंडुलम जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है यानी x इज इक्वल टू कितना होगा, a, फुल एम्पलीट्यूड, x इज इक्वल टू a। बट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर पहुंचा है पेंडुलम, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए, भले ही थोड़ी ही देर के लिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, रुक जाएगा वो, फिर वापस आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुकेगा ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे हम, जीरो। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन we can write the condition x is equal to a and v is equal to 0. Now these value we are going to put in your equation number 2. तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, put in equation number 2 so that we can write। अभी देखो हम लिख रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन हम इक्वेशन नंबर 2, हमारा एम क्या है, हमको c का वैल्यू मालूम करना है, मुझे c का कांस्टेंट का वैल्यू मालूम करना है और वापस से इस इक्वेशन नंबर 2 में c का वैल्यू लाके पुट करना है, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं v इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x के बदले क्या लिखेंगे, x के बदले हम a लिखेंगे, तो ओमेगा x स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c। तो बच्चों हमने क्या कर दिया, हमने एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन पुट कर दिया, यानी वेलोसिटी का वैल्यू 0 रख दिया और डिस्प्लेसमेंट की जगह x की जगह हमने a रख दिया। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू इस तरफ ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू c। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मालूम पड़ गई, इसी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए ही हमने ये एक्सट्रीम पोजीशन का कंडीशन यहाँ पर पुट किया है बच्चों। अब c का वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। सब जगह 2 है बच्चों, कैंसिल, हम कॉमन लेके काट दो, चाहे ऐसे ही काट दो, एक ही बात है, पूरा वैल्यू कट गया। अब मैं v का वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो v बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिखो माइनस वाले को बाद में लिखो, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बचा है। दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली v का वैल्यू क्या होगा? v इज इक्वल टू, पूरा रूट में चला गया, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको चाहिए तो ओमेगा को रूट से बाहर निकाल लो, तो फाइनली you also can write v is equal to omega under root a square minus x square. This is the derivation for velocity. ये हमको velocity का भी derivation आ गया। तो बच्चों आपने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन देखा, बच्चों आपने वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा। एकदम सिंपल है, बस थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ध्यान देना है। और हमने जो एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन, हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम या पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब फुल एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम ए से दिखाते हैं। ये कंडीशन हमने पुट किया और सी का वैल्यू निकाला, और सी का वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके सॉल्व करके आपने वेलोसिटी का डेरिवेशन निकाल लिया। तो अभी हमने एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कर लिया, हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन कर लिया, अब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए हमको ये वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है, यानी ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, ये हमको याद होना चाहिए कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। बच्चों अब हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन देखते हैं। लास्ट हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वो फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, या वहीं से हम डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी इज गिवन बाय, द वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी हमको क्या मिला? Velocity is given by v is equal to omega under root a square minus x square। ठीक है, तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में भी ये साथ में ही दिया हुआ है, बैक टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, तीनों एक साथ भी आ सकता है, तीनों अलग अलग भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2-2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और साथ में कंडीशंस भी पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं डेरिवेशन पूरा लाइन से कराऊंगा और फिर तीनों का हम कंडीशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हमको मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी अभी आपने पुट किया था, क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, dx अपॉन dt। सो दैट वी कैन पुट v की जगह आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt विच इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये रूट वाली वैल्यू को हम अपॉन में लेके आते हैं, dx के अपॉन में, और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो देन वी ऑल्सो कैन राइट dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। ओके, वंस अगेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड, फिर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a square minus x square and which is equal to integration of omega into dt। हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, पहले लिखना चाहिए था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप फॉर्मूले की लिस्ट में जाके देखना, ये इस फॉर्मेट पे होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू, मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। क्या फॉर्मूला आपको मिलेगा? आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ऐसा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, फॉर्मूले की लिस्ट में इंटीग्रेशन में आप चेक करेंगे तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो इंटीग्रेशन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और इसके बदले ये सेम
आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसके बदले हम क्या रख सकते हैं, इट इज़ अ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, ध्यान दो बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन लेंगे तो आप ये लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स अपॉन, यहाँ पर कैपिटल ए लिया है तो कैपिटल ए हम लिखेंगे, एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, यानी इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, यहाँ पर अभी हमने ओमेगा को कॉमन लिया, अभी डी टी का इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विच इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। बहुत सारे डी टी डी टी डी टी डी टी को ज्वाइन करेंगे तो टी ही बनेगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विच इज इक्वल टू टी। ओके, तो बच्चों ये हो गया, ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए विच इज इक्वल टू ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी एंड प्लस सी। नहीं, सी मत लिखो, क्योंकि इसी डेरिवेशन में हमने एक बार कांस्टेंट सी हम ले चुके हैं। वेलोसिटी का डेरिवेशन परफॉर्म करते टाइम हमने सी कांस्टेंट हम ले चुके हैं। अब यहाँ कुछ दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ हम फाई लिख देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फाई ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, चूँकि हमारे टेक्स्ट बुक में फाई दिया हुआ है तो हमने फाई लिख दिया, इससे पहले अल्फ़ा दिया हुआ रहता था तो हम अल्फ़ा लिखते थे। ठीक है, तो फाई इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फाई क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, देन अब साइन इनवर्स को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन ए विच इज इक्वल टू, साइन इनवर्स यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, a को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो तो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हो गया बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों ये हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। पहले मैं कुछ बातें आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है, ये पूरा एक साथ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो पूरा के पूरा यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन पूरा एक साथ भी एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, या तो फिर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग करके भी एग्जाम में आ सकता है 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा और डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। और बच्चों 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में यानी एक्सेलरेशन का डेरिवेशन परफॉर्म करने के बाद उसका कंडीशन, यानी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन, यानी कंडीशन भी पूछ सकता है। दोनों कंडीशन पूछ सकता है या सिंगल एक ही कंडीशन भी पूछ सकता है। तो अभी तो यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन बने, यानी अगले लेक्चर में मैं आपको तीनों की कंडीशंस सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो और 3 क्वेश्चन और बनेंगे। अभी कितने क्वेश्चन बने, यहाँ पर 4 क्वेश्चन बने। क्यों, अगर आपको पूरा डेरिवेशन एक साथ आ गया 4 मार्क्स के लिए कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको पूरा एक साथ परफॉर्म करना है। अगर क्वेश्चन आया डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दूसरा क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन एसएचएम, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, तो टोटल 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में जब मैं आपको कंडीशंस एक्सप्लेन करूंगा तो कंडीशंस में इसके साथ साथ, यानी मान लो कि डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा और बोला राइट डाउन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यानी ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और इसके बाद इसकी कंडीशंस केस 1 केस 2 हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आगे किसी भी कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।